सेबी के नियमों के तहत फंड हाउसेस ने किए फंड की परिभाषा में तब्दीली। मोतीलाल ओसवाल और डीएसपी ब्लैक ने अपनी स्कीम के कॉम्पोजिशंस में किया बदलाव। योर मनी बताएगा क्या करें निवेशक। म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट निवेश करें या रेगुलर प्लान के जरिए निवेश करने में समझदारी, योर मनी करेगा आपकी सहायता। योर मनी आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हेल्दी रखने के लिए हाजिर है एक बार फिर से आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज मेरे साथ शो में आपके सवालों के जवाब देने के लिए है एप्लर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के अभिनव एंगरिश। अभिनव, स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले अहम चीज जो हम बताना चाहते हैं दर्शकों को, सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता और एक रूपता लाने के लिए म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज में बदलाव किए गए हैं और 5 कैटेगरीज यहां पर बनाई गई हैं सेबी की तरफ से और अब तमाम फंड हाउसेस को जो है इस ही कैटेगरी के तहत अपने फंड्स को लॉन्च करने होंगे। इक्विटी कैटेगरी बनाई गई है, डेट कैटेगरी बनाई गई है, हाइब्रिड कैटेगरी, सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की कैटेगरी बनाई गई है और दूसरी स्कीम्स की भी एक कैटेगरी रखी गई है। और अब इस बदलाव के तहत मोतीलाल ओसवाल और डीएसपी जो एमसीज है, फंड हाउसेस है, उन्होंने अपने कुछ फंड्स की परिभाषा में उनके फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में बदलाव किए हैं। अब एक निवेशक के तौर पर आपके लिए इन बदलावों के क्या मायने हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सेबी ने जो नए नियम रखे हैं फंड हाउसेस के लिए वो क्या है, 5 कैटेगरीज के तहत किस तरह की स्कीम्स लॉन्च होंगी, अभिनव पहले ये समझा दीजिए। ठीक है, देखिए प्राइमरीली सेबी का फोकस बहुत क्लियर है। वो चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स अगर कोई स्कीम के नाम पढ़े वो समझे नाम पढ़ते ही कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है। अभी क्या हो रहा है, जैसे अगर आपका नाम अपॉर्चुनिटीज है, किसी ने इक्विटी में अपॉर्चुनिटी रखा है या डेट में रखा है, तो इन्वेस्टर समझ नहीं पाता कि स्कीम कहाँ इन्वेस्ट करेगी। तो इन्होंने इसको बड़ा सिंपल कर दिया है। 5 प्राइमरी कैटेगरी रखी है, इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड है, सोल्यूशन ओरिएंटेड है और ELSS एंड फंड ऑफ फंड्स काइंड ऑफ जैसी स्कीम्स हैं। तो इक्विटी के अंदर भी इन्होंने बेसिक कैटेगरी स्प्लिट करी है, जैसे लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, यहाँ पर इसके तहत लॉन्च एग्जैक्टली। सो बेसिकली इन्वेस्टर नाम पड़ेगा स्कीम के, बोलेगा XYZ लार्ज कैप फंड, तो उसको पता होगा कि वो लार्ज कैप फंड में ही इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप उसको बोल दो XYZ अपॉर्चुनिटीज फंड, तो इन्वेस्टर कैन नॉट अंडरस्टैंड कि उसके फंड्स उसका निवेश कहाँ जा रहा है एग्जैक्टली। सो बेसिकली टू सिंप्लीफाई द एंटायर प्रोसेस। एक एक करके हम देख रहे हैं कि अब फंड हाउसेस ने इस बदलाव को अपनाना भी शुरू कर दिया और सबसे पहले यहाँ पर हम डीएसपी की बात करेंगे। डीएसपी ब्लैकरॉक ने अपनी कम से कम 11 स्कीम्स में कुछ बदलाव किए हैं, कुछ के नाम बदले गए हैं और कुछ की कॉम्पोजिशन यानी जो फंड्स निवेश करते हैं जहां पर उसमें तब्दीली की गई है, उसकी परिभाषा में तब्दीली की गई है। ये जो बदलाव है 16 मार्च 2018 से लागू होगा। एक एक करके आपको तमाम स्कीम्स के बारे में बताएंगे और अगर ये स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए भी हम आपकी सहायता करेंगे। डीएसपी ब्लैकरॉक इक्विटी सेविंग स्कीम, इसके सेविंग फंड बदलकर अब क्या हो गया है, अब इसका नाम इक्विटी सेविंग स्कीम की जगह बेसिकली ओपन एंडेड स्कीम है। हाँ। तो अभी मल्टी कैप स्कीम होगी, राइट, जो प्राइमरीली 30 स्क्रिप्स के अंदर वो तक इन्वेस्ट करेगी अनलाइक अर्लियर। तो बेसिकली पहले इक्विटी सेविंग्स का कॉन्सेप्ट था कि वो 30% इक्विटी रहेगी, 70% आर्बिट्राज या डेट में रहेगी। तो बेसिकली सिंपल नाम वही है उसका, बस उसके एट्रीब्यूट से बदलाव किए गए हैं। और इसके आगे अगर हम बढ़े तो डीएसपी ब्लैकरॉक फोकस 25 का नाम बदलकर डीएसपी ब्लैकरॉक फोकस फंड कर दिया गया है। तो जो 25 यानी जो स्टॉक सिलेक्शन होता था उसमें तब्दीली की गई। अब वो 30 मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 30 स्क्रिप्स तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। डीएसपी ब्लैकरॉक माइक्रो कैप फंड को बदलकर अब इसको ब्लैकरॉक स्मॉल कैप फंड रख दिया गया है, यानी अब जो ये स्कीम है वो निवेश करेगी केवल स्मॉल कैप फंड। पहले भी ये स्मॉल कैप नहीं करती थी, तो स्मॉल कैप से जो छोटा कैटेगरी होता है प्राइमरीली माइक्रो कैप, तब इसको ब्रॉड करके उन्होंने एक स्मॉल कैप स्कीम कर दिया है बेसिकली। सो इन्वेस्ट अप टू इन कंपनीज जो 3000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक का जो मार्केट कैप होता है उन कंपनीज में प्राइमरीली इन्वेस्ट करेगी। डीएसपी ब्लैकरॉक स्मॉल एंड मिड कैप को बदलकर केवल मिड कैप फंड कर दिया गया है। Actually, so that is one category above small cap. Okay. So it is small cap, mid cap और large cap. हाँ. So 10,000 से 25,000 करोड़ के मार्केट कैप के बीच में एक एवरेज आपको एक थंब रूल बता रहा हूँ, उस वो वाली कंपनीज में ये प्राइमरीली इन्वेस्ट करेगी। डीएसपी ब्लैकरॉक अपॉर्चुनिटी फंड के नाम में तो कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स में कुछ बदलाव किए गए हैं, उसका मतलब क्या होगा? So प्राइमरीली ये एक
टिपिकली एक लार्ज कैप काइंड ऑफ स्कीम होगी। Okay. जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो एक आइडियली मेरे हिसाब से नाम चेंज करना चाहिए टू मेक इट मोर सिंपलर फॉर द इन्वेस्टर, बट दे हैव रिटेन्ड इट फॉर व्हाटएवर रीजंस। बट अदरवाइज देयर इज नो चेंज इन टर्म, उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अभी भी सेम ही है, तो इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया उन्होंने। ओके, डीएसपी ब्लैकरॉक वर्ल्ड गोल्ड फंड भी है एक, और अब इसके एट्रीब्यूट्स में कुछ बदलाव किए गए हैं, इसको ग्लोबल गोल्ड फंड बना दिया गया है। किस तरह से इसके इन्वेस्टमेंट में तब्दीली आएंगी एक निवेशक के लिए? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये एक फंड ऑफ फंड होगा। अच्छा, सो प्राइमरीली इन्वेस्टर्स को क्या लगता है कि अगर वो वर्ल्ड गोल्ड फंड नाम है तो उसी में जाके प्राइमरीली इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा। बट वैसा नहीं है। तो ये स्कीम स्पेसिफिकली ब्लैक रॉक, जो डीएसपी ब्लैक रॉक है, वो तो ब्लैक रॉक का जो ग्लोबल फंड है और वर्ल्ड गोल्ड फंड के अंदर साथ में एक फंड ऑफ फंड के साथ में निवेश करेगा, दो स्कीम्स के अंदर। ओके, इट इज नॉट प्योरली अ गोल्ड फंड, इट्स अ ग्लोबल बेस्ड फंड। तो ये इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं इंडिया में हो, वो बाहर होगा। तो मेरी इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल भी हो सकती है, लेकिन क्या बाहर ग्लोबल वर्ल्ड में गोल्ड फंड्स में होगी? गोल्ड फंड्स में। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। डीएसपी ब्लैकरॉक इनकम अपॉर्चुनिटी फंड को भी बदल दिया गया है, इसको क्रेडिट रिस्क फंड बनाया गया है, इसका मतलब क्या होगा? सी बेसिकली इनकम अपॉर्चुनिटीज वर्ड एक अच्छा साउंडिंग वर्ड लगता है। जो इन्वेस्टर्स रियलाइज नहीं करते हैं कि डेट में भी क्रेडिट रिस्क हो सकता है। तो आपका क्या क्वालिटी ऑफ पेपर है, उसके अगेंस्ट आपका क्या सिक्योरिटी है, और उसकी वजह से आपके क्या रिटर्न्स आ सकते हैं फंड में। सो टू मेक दिस सिंपलर, ये करेक्ट नाम है। बेसिकली डेट है तो क्रेडिट रिस्क हो सकता है, and that's why they were renamed to credit risk fund. But I mean again the attributes fund के चेंज नहीं हुए हैं, वो फिर भी क्रेडिट रिस्क पेपर्स में ही इन्वेस्ट कर रहा है जो पहले भी करता था। Okay, मोर लाइक अ लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ अ पेपर, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म पेपर। जैसे डेट में आपका शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये कंपैरेटिवली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ओके, डीएसपी ब्लैकरॉक वर्ल्ड एनर्जी फंड को भी बदल दिया गया है, और यहाँ पर अब ब्लैकरॉक ग्लोबल फंड वर्ल्ड एनर्जी फंड में निवेश करेगा, इसका मतलब क्या है? सिमिलर टू यहाँ जैसे गोल्ड का था, तो ये अभी वो ग्लोबल का जो इनका जो बाहर का ब्लैकरॉक फंड है वहां पे ये डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा। ओके, और सिमिलरली इनका जो वर्ल्ड माइनिंग फंड है उसमें भी इसी यही बदलाव लागू होगा? यस, ये वर्ल्ड माइनिंग फंड एक इंपॉर्टेंट फंड है, ये जो प्राइमरीली माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। राइट। सिमिलरली गोल्ड माइनिंग फंड भी है। तो लोगों को ऐसा लगता था कि वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, हालांकि वो गोल्ड माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, नॉट नेसेसरीली कि गोल्ड माइनिंग कंपनीज विल परफॉर्म एज मच एज गोल्ड डज। सो दोनों में काफी फर्क है। बट यस, ये नाम अब इसकी सिंपल हो जाएगा क्योंकि ये भी एक ग्लोबल फंड हो जाएगा। ओके, डीएसपी ब्लैकरॉक वर्ल्ड एमआईपी फंड में जो बदलाव किए गए हैं, इसको हम कैसे समझे? इसका तो नाम भी बदल दिया गया है, डीएसपी ब्लैकरॉक 75:25 फंड कर दिया गया है। ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा सा। नहीं, इनफैक्ट ये सिंपलर है। ओके, बिकॉज अगर आप एमआईपी जो मंथली इनकम प्लान फंड है, अगर आप देखें उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी 75% डेट 25% इक्विटी ही है। ओके, तो उसमें उसको क्लैरिटी करके अब वो नाम में ही उन्होंने डाल दिया 75-25। शायद इनिशियली लोगों को समझने में मुश्किल होगी, बट लॉजिकली ये एग्जैक्टली है जो फंड इन्वेस्ट करता है, 75% डेट 25% इक्विटी। फीचर और बेहतर समझ के आ रहे हैं। डीएसपी ब्लैकरॉक इंडिया टाइगर फंड का मतलब क्या होगा, और जो बदलाव हुए हैं इसमें बहुत ही सेक्टोरियल फोकस निवेश होगा? सो प्राइमरीली ये एक सेक्टोरल फंड ही है जो वो देश के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम के ऊपर प्राइमरीली इन्वेस्ट करता है। तो दिस स्टेज विद द सेम थीम, सेम वैल्यू। तो इसमें कुछ चेंज नहीं किया है, ओपन एंडेड फंड ही था, अभी भी ओपन एंडेड फंड ही है, बट यस दिस इज अ सेक्टोरल फंड। ओके, डीएसपी बीआर की तो हमने बात कर ली है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल ने भी अपने कुछ फंड्स के नाम बदले हैं, कुछ के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में हल्की तब्दीलियां की हैं। आपको बता देते हैं वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं। मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस 25 फंड, मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस मिड कैप 30 फंड, मोतीलाल ओसवाल मोस्ट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस डायनेमिक इक्विटी फंड। ये वो फंड है जिनमें बदलाव किए गए हैं। मोस्ट वर्ल्ड तमाम फंड्स में से हटा दिया गया है, लेकिन उसके अलावा क्या बदलाव किए गए हैं, अगर आप कुछ पॉइंट आउट कर सके? नथिंग स्पेसिफिक, सिंपलर कर दिया है। इनकी स्कीम्स कम नंबर ऑफ स्कीम्स हैं क्योंकि कंपैरेटिवली एक नया एएमसी है। तो जो मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 फंड है वो प्राइमरीली 25 लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है वो प्राइमरली 30 फंड में इन्वेस्ट करेगा, वो उनके नाम में भी 30 है। जो मल्टी कैप थीम है उसमें 35 है। सिमिलरली इनका एक जो इन्होंने बेंचमार्क चेंज किया है उनकी डेट स्कीम का है, जो मोतीलाल ओसवाल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है। वो अभी बेंचमार्क होगा टू दी क्रिसिल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंडेक्स, जो पहले शॉर्ट टर्म में था कंपैरेटिवली। सो वो एक एट्रीब्यूट फर्क है, बट इन्वेस्टमेंट स्टाइल प्राइमरीली इज द सेम, उसमें कुछ फर्क नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन जल्दी से अब निवेशकों के जहन में सवाल यही होगा कि हम क्या करें, फंड्स की कुछ परिभाषा में तब्दीली हुई
हुई है, नाम में तब्दीली हुई है, उनकी निवेश की स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव होने चाहिए अब? देखिए, टिपिकली जहां तक मैंने पढ़ा है, कोई फंड हाउस ने अपने फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर से चेंज नहीं की है। जो जैसे अगर कोई एक फंड है जिसके पास 4 या 5 लार्ज कैप स्कीम्स है, वो मर्ज होकर एक सिंगल स्कीम बन जाएगी, तो आइडियली कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया है कंपैरेटिवली। विल बी इजियर फॉर इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड, बट यस, इन्वेस्टर्स को पढ़ना चाहिए कि अगर कुछ चेंजेस आए। कभी कभी ऐसा होता है कि फंड मैनेजर से कॉल लेते हैं कि मैंने पहले 25% इक्विटी में बोला था, मैं 40 या 50% करने वाला, फॉर एग्जाम्पल। रेयरली होता है, पर उससे आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज हो जाती है। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स टू रीड दैट। बट टिपिकली जो चेंजेस अभी है, ये प्राइमरीली मर्जर है। जो सेबी का जो बदलाव उन्होंने रिकमेंड किया है, उसी को लोग फॉलो कर रहे हैं। किसी ने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे कुछ चेंज नहीं किया है। बिल्कुल, लेकिन एक निवेशक के तौर पे अगर आपका भी पैसा इनमें से किसी भी फंड में है और आप समझना चाहते हैं कि आपको अपने निवेश को लेकर क्या करना चाहिए, क्योंकि आप निवेश एक लक्ष्य के तहत कर रहे होंगे, और क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो अपना सवाल आप रॉयल मनी को भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं और ईमेल के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे दर्शकों के साथ, बने रहें। रॉयल मनी में अब देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब, और सुदेश वर्मा हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सुदेश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, ठीक हूँ। पूछिए, आपने क्या सवाल पूछना है रॉयल मनी से? मैम, मुझे पूछना है कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ जी, और मेरी कुल आमदनी 3 लाख से कम है। अच्छा। इसमें 50,000 एफडी से है और 2.5 लाख करीब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से है जी। तो एक प्रोग्राम में बताया गया कि इस पे जो है टैक्स कंपनी काट करके ही देगी, 10% जो भी टैक्स आया है। तो वही मुझे जानना है मैम कि वो टैक्स कैसे रिटर्न हो, क्योंकि मेरी वो कुल इनकम वो 3 लाख से कम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और टीडीएस की जो बात कर रहे हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, है ना? और ये कैसे कैसे कटेंगी? टीडीएस तो है ही नहीं म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बेसिकली टैक्स है जो फंड डिविडेंड पे करते हुए अपने ही एंड पे करती है। इट इज नॉट ए टीडीएस। तो इसका बेसिकली इन्वेस्टर को कुछ रिफंड या दे कांट क्लेम एनी टैक्स बेनिफिट ऑन इट, कुछ नहीं मिलेगा। अगर उनको भी 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं रफली साल के, अब उससे 10% रफली कमी आएगा, बिकॉज डीडीटी कट के आएगा। एग्जैक्ट एक्चुअली होगा 11.648 कंसिडरिंग सरचार्ज एंड सेस। तो उतना अमाउंट कटने के बाद ही उनको वो नेट पे आउट आएगा। तो देयर इज नो रिफंड या टैक्स बेनिफिट लाइक एसटीटी या टीडीएस। ये दोनों लॉजिक इसमें नहीं है। तो सुदेश जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कोई सवाल पूछना है आपको? जी, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले दर्शक मनिंदर बीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम। पूछिए। जी मैम, एक्चुअली मैं 3 साल से म्यूचुअल फंड में। ओके। लेकिन सारे जो फंड हैं वो रेगुलर प्लान में है। ओके। और 2 फंड मैंने लास्ट ईयर भी ऐड ओवर किए हैं। हाँ। मैं ये चाहता था कि मुझे इन सब में मैं डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट हो जाऊँ, और जो मेरे जो मतलब इसका टैक्स पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक ये कट हो जाएंगी, जो स्कीम ऑलरेडी में चलाते ऑन है अभी। तो वो डायरेक्ट में शिफ्ट होने के समय में मतलब ऐसा होगा कि वो दोबारा से स्टार्ट होंगी। हाँ, तो मैं ये चाहता था कि मतलब टैक्स इम्प्लीकेशन से मैं किसी तरीके से बच जाऊँ या ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो मेरा डायरेक्ट प्लान में मूव करने में। मुझे बताइए, आप 3 साल से ये निवेश कर रहे हैं ना? जी। और अभी तक SIP के थ्रू आप निवेश कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और एक तो LTCG टैक्स से बचना चाहते हैं, कई सारे दर्शकों ने सवाल हमसे ये पूछा है, और इसीलिए स्विच करने का भी सवाल आता है। लेकिन ये तो डायरेक्ट से रेगुलर में स्विच करने, रेगुलर रेट में स्विच करने की बात कर रहे हैं। बाजार को अगर समझते हैं तो इनके लिए अच्छी रणनीति होगी, लेकिन LTCG में बच पाएंगे क्या? नहीं, डेफिनेटली नॉट। सो जैसे SIP है, आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, आप हर महीने यूनिट्स खरीदते हैं एक स्पेसिफिक NAV पे, तो नेचुरली वो 1 साल के बाद ही एवरी ऑन मंथ बेसिस ही विल बी फ्री ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर से। तो डेफिनेटली वो तो उससे नहीं बच सकते। ये एक मूव भी करेंगे तो ये रेगुलर से जो डायरेक्ट ऑप्शन लेंगे तो अलग ऑप्शन है, NAVs भी अलग हैं, तो इट इज लाइक रिडेम्पशन एंड परचेज। तो रिडेम्पशन में उनको STT भी लगेगा, और परचेज के टाइम जो वहां से उनका फिर LTCG फिर स्टार्ट होएगा। जो उनका कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है वो
इट इज अ माइंडसेट बेसिकली। वैल्यू तो वो पैसों की उतनी है, वो कोई चेंज हुई नहीं है। अगर आपने लाख रुपए डाले हैं, 1.5 लाख हो गए, अब आप 1.5 लाख का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कोई फर्क नहीं है। सो ये पूरा बल्क उनका एसआईपी का अमाउंट शिफ्ट होके वो नई ऑप्शन में जाएगा, फिर वहां पे ये एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का सिर्फ यही है प्राइमरीली, अगर ये रेगुलरली देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स क्या है, जैसे पिछले सेगमेंट में पूछा ये एट्रीब्यूट्स है नहीं है, ये खुद समझ सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से खुद कर सकते हैं मैनेज, तो डेफिनेटली इनको खुद ही करना चाहिए। अगर ये 31 मार्च तक स्विच हो जाते हैं तभी इनको एलटीसीजी लगेगा, क्योंकि रिडम्पशन होगा और एक नई खरीद होगी। वो तो होगा ही डेफिनेटली। सी 31 मार्च तक का लॉजिक तभी आपको वैलिड है अगर आपको 1 साल का पीरियड खत्म हो जाता है। अब वो पीरियड खत्म नहीं भी हो रहा है फॉर वॉट एवर रीजन इट मे बी, अगर आपको अब लायबल थे उसमें, अगर आप शॉर्ट टर्म में, अब 99% शॉर्ट टर्म में होंगे बिकॉज 2 स्कीम इन्होंने अभी ऐड करी, इन्होंने बताया। तो 1 साल तो हुआ नहीं होगा स्कीम को, तो उसका उससे कुछ लॉजिक नहीं होगा 31 मार्च तक का। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक क्वेश्चन और जी, चलो, अगर मैं ये स्कीम्स को स्विच नहीं करता हूँ, लेकिन ये तो रेगुलर प्लान है, तो मैं अभी फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ, अपनी मनी वापस नहीं लेता हूँ, वो मैच्योरिटी रखता हूँ, लेकिन स्टॉप करके वही स्कीम डायरेक्ट में दोबारा ले लेता हूँ। ये भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर जब जैसे इसका पीरियड खत्म होगा तब जाके ये इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, आई मीन उसको रेगुलर से फिर डायरेक्ट में पूरा फंड यूज कर ले। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अब जवाब मिल गए होंगे सारे मनिंदर जी, और इसी नोट पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक पारस जैन का सवाल लेते हैं। 5 साल के लिए एसआईपी करनी है 20,000 रुपए की और निवेश पर सलाह चाहते हैं। इनकी रिस्क प्रोफाइल क्या है उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, और किस लक्ष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं उसकी भी जानकारी नहीं है। फिलहाल जो डिटेल्स हैं, अगर मैं मानूं कि ये थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच ले सकते हैं, तो क्या आप रेकमेंड करेंगे? मैं जैसे अपने पास डिटेल्स नहीं है तो अग्रेसिव अप्रोच दिख भी नहीं रही है, बिकॉज सिर्फ 5 साल का इन्वेस्टमेंट है। और एवरेज एसआईपी करेंगे तो 2.5 साल तक का ही इन्वेस्टमेंट एवरेज देखा जाएगा। Exactly. तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अग्रेसिव स्कीम्स लें, तो प्राइमरीली या लार्ज कैप्स के बैलेंस फंड्स में रहें। अगर लार्ज कैप स्कीम चूज करें तो रिलायंस टॉप 200 या मेरा एसेट एंड अपॉर्चुनिटीज फंड लें। अगर बैलेंस ले रहे हैं, आई मीन इक्वल अमाउंट स्प्लिट कर लें। अगर बैलेंस चूज करते हैं तो एचडीएफसी बैलेंस या ऐसे प्रो बैलेंस फंड चूज कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मच। चलिए, अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए हो पारस, तो अपना सवाल और डिटेल्स के साथ, जैसे कि आपके गोल्स क्या हैं और कितना इकट्ठा करना चाहते हैं, ये तमाम डिटेल्स अगर आप हमें दे दें तो आपको और बेहतर राय दे पाएंगे। फिलहाल के लिए आपको हमने रिलायंस टॉप 100 फंड और मेरे एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड रेकमेंड किया है, और बैलेंस्ड फंड्स के लिए भी ऑप्शंस आपको दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आज शो बनाने के लिए। और यादमनी पर अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें अपने नाम के साथ। आप @kavita.th पे ट्वीट भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और साथ ही फेसबुक के पेज पर जाकर पुराने शोज भी देख सकते हैं। सवाल के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार।